आफिया सिद्दीकी कौम की बेटी, न्यूरो साइंटिस्ट या दहशतगर्द? आफिया सिद्दीकी के अलकायदा के साथ क्या ताल्लुकात थे? आप सब लोगों ने आफिया सिद्दीकी का नाम सुना होगा और कभी ना कभी उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाई होगी। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इनसाइड स्टोरी और कुछ फैक्ट्स आफिया सिद्दीकी के बारे में, और जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि 2003 से लेके 2008 तक वो कहाँ थी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आई एम श्योर कि आपको आफिया सिद्दीकी के बारे में सारे फैक्ट्स नहीं पता होंगे, तो चलिए आज की वीडियो में इसमें बात करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वैसाखी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। हक बोलो, सच बोलो और डट कर बोलो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। हम बात करते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। ज़माना जहालियत के अंदर बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। क्या पाकिस्तान ने आज के इस ज़माने में अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया और ख़ुद दुश्मन के हवाले किया? एक मिथ ये भी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, अपने जज्बात को साइड पे रखते हुए, और जो ट्रू इनसाइड स्टोरी है उसके ऊपर। और डिसीजन आपके हाथ में होगा कि इसके अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या कसूर था, आफिया सिद्दीकी का अपना कितना कसूर था, और उसके साथ साथ यूएस की नज़रों में वो कैसे आई। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे बात करें। पहला सवाल यह है कि आफिया सिद्दीकी कौन है? 2 मार्च 1972 के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई। उसके बाद वो यूएस जाती हैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए, और वहाँ पे एमआईटी यूनिवर्सिटी से उनको स्कॉलरशिप ऑफर होता है, जो कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। और फिर उसके बाद वो अपना पीएचडी कंप्लीट करती हैं न्यूरो सर्जरीज के अंदर और न्यूरो सर्जन बन जाती हैं। 1995 के अंदर उनकी शादी होती है अमजद अली खान से, और वहीं वो यूएस में रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो यूएस एजेंसीज की नज़रों के अंदर कैसे आते हैं। 2002 के अंदर अमजद अली खान शॉपिंग करते हैं $10,000 की, और उस शॉपिंग के अंदर वो आर्मर बॉडी गार्ड लेके आते हैं, वो नाइट विजन गॉगल्स लेके आते हैं, और वो चीज़ें लेके आते हैं जो मिलिट्री के यूज़ में रहती हैं। और उसके बाद वो 45 बुक्स इस तरह की लेके आते हैं जो कि मिलिट्री के रिलेटेड होती है। ये चीज़ देखने के बाद जो है वो द गार्डियन न्यूज़पेपर इसको रिपोर्ट करता है, और फिर एफबीआई यूएस की वो आती है इनके पास, इनके घर पे उनका इंटरव्यू करने के लिए। और जब वो इंटरव्यू करने आते हैं वो क्वेश्चन करते हैं अमजद अली खान से कि ये आपने ये सारी चीज़ें क्यों बाय की हैं, तो उनका रिस्पॉन्स होता है कि वो शिकार करना पसंद करते हैं और ये शिकार के लिए चीज़ें ली गई हैं। यहाँ पर वो अमजद अली खान से एक और सवाल भी करते हैं कि क्या आपका ताल्लुक उसामा बिन लादेन से है, जिस पे वो ना में जवाब देते हैं। फिर वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से सवाल करते हैं कि आप हमें ये बताएं कि आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को चैरिटी देती रही हैं, तो उस पर आफिया सिद्दीकी उसको एडमिट करती हैं और बताती हैं उनको कि जी मैंने चैरिटी की है और तमाम मुसलमानों को चैरिटी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है कि उन ऑर्गेनाइजेशन में से एक तंजानिया एंड नैरोबी के अंदर यूएस एम्बेसी के ऊपर हमला करते हैं, और इसके बाद वहाँ से एफबीआई एजेंट ये कह के चले जाते हैं कि हम दूसरी मुलाकात आपसे करेंगे और वहाँ पे आएंगे। ये बात होती है मई 2002 की, और उसके बाद जून 2002 के अंदर आफिया सिद्दीकी के वालिद की तबीयत की खराबी की सूरत में आफिया सिद्दीकी यूएस से पाकिस्तान ट्रैवल करती हैं अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ। जब वहाँ पे ये पाकिस्तान आ जाती हैं तो उनकी अपने हस्बैंड से अलहदगी हो जाती है, और उसके बाद वो अपनी माँ के घर में उनके साथ ही रहना शुरू कर देती हैं। इस दौरान ये अफवाहें भी फैलती हैं कि उनकी आमिर अल बलोची के साथ शादी हो चुकी है। अब आगे चल के आपको बताते हैं कि यह आमिर अल बलोची कौन है। इस सारे टाइम के दौरान एफबीआई के एहलकार दोबारा जाते हैं आफिया सिद्दीकी के घर पर यूएस के अंदर उनको सर्च करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो वो उनकी सिस्टर फौजिया सिद्दीकी जो यूएस में मौजूद होती है उनको ट्रैक करते हैं और उनसे आफिया सिद्दीकी के बारे में इंक्वायर करते हैं। उस टाइम फौजिया सिद्दीकी के इल्म में यह बात आती है कि वो आफिया सिद्दीकी को तलाश कर रहे हैं। और इस सारे टाइम के अंदर मार्च 2003 के अंदर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान के शहर कराची से डिसअपीयर हो जाती हैं। और यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है वो क्वेश्चन मार्क, जिसका आज तक कोई अथेंटिक जवाब कोई भी नहीं दे पाया कि आफिया सिद्दीकी डिसअपीयर कैसे हुई। उनके ऊपर ये बात भी की जाती है कि वो वहाँ से खुद अफगानिस्तान गई। फिर कुछ लोग कहते हैं कि उनको वहाँ से अफगानी लोगों ने उठाया, किडनैप किया और लेके गए। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया, कुछ इदारों के पास रही और उसके बाद यूएस के हवाले कर दिया। इसके अंदर कितनी हकीकत है ये हम जानेंगे बुक अनहर्ड आफिया से। उसके अंदर जो आफिया की जब ट्रायल हुआ कोर्ट के अंदर, जितने डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, जितने दलाइल दिए गए, उनकी रोशनी के अंदर आफिया अनहर्ड से हम आपको बताएंगे कि इस वाक़े की असल हकीकत क्या है। द मिस्ट्री ऑफ आफिया सिद्दीकी डिसअपीयरेंस।
सबसे पहले अगर हम यूएस स्पेकुलेशंस की बात करें जो आज तक वो नहीं प्रूव कर पाए, उनका ये मानना है कि आफिया सिद्दीकी की 3 रीजन देते हैं अफगानिस्तान जाने की। फर्स्ट, कि वो अफगानिस्तान अमेरिका से जंग लड़ने के लिए अफगानिस्तान गई। सेकंड, वो ये कहते हैं कि वो तालिबान को वेपन्स और कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और केमिकल्स देने के लिए वो अफगानिस्तान के अंदर गई। और थर्ड स्पेकुलेशन के मुताबिक उनकी आमिर अल बलोची से शादी हो चुकी थी और वो उनको ढूंढने के लिए अफगानिस्तान जाती हैं। जबकि अगर इसकी रियलिटी को जाने तो आपको पता चलेगा, हमें थोड़ा सा इसको ब्रॉडर पिक्चर में देखना पड़ेगा। आप सबको उजैर प्राचा केस याद होगा जो यूएस की अदालतों के अंदर चला था और ये एक अलग से कंस्पिरेसी थी। इसी मंथ के अंदर, मार्च के अंदर, सबसे पहले खालिद शेख मोहम्मद को 1 मार्च को इस्लामाबाद से उठाया जाता है और उसके बाद माजिद खान को 6 मार्च को उठाया जाता है। उजैर प्राचा को 26 मार्च को यूके से अरेस्ट किया जाता है। सैफुल्लाह प्राचा को भी मार्च के अंदर गायब किया जाता है। और फिर बात आती है आफिया सिद्दीकी की, जिनको 23 मार्च 2003 को डिसअपियर किया जाता है और उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता। क्या ये सब एक इत्तेफाक है या ये इत्तेफाक बनाया गया है? ये यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आफिया सिद्दीकी जो कि बाकी उसके साथ जिनका केस में जोड़ा गया नाम, और उस केस में नाम उनका ये जोड़ा गया कि माजिद खान के लिए उन्होंने यूएस के अंदर एक मेल बॉक्स ओपन किया था और उनको उन्होंने फैसिलिटेशन दी थी। इस वजह से वो इस केस के अंदर उनको जोड़ती है। और खालिद शेख मोहम्मद को 9/11 वाक़ये का मास्टरमाइंड बताया जाता है। अगर हम आगे चलें, आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान से अफगानिस्तान कैसे पहुंची, इस पे अब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है। मैंने आपको यूएस स्पेकुलेशंस बताई, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद एक सुप्रीडेंट पुलिस ने इस बयान को, उन्होंने बयान दिया था कि उन्होंने आफिया सिद्दीकी को अरेस्ट किया था और अरेस्ट करने के बाद पाकिस्तान के कुछ इदारों से आप समझ रहे हैं, कुछ इदारों के हवाले किया और फिर उसके बाद आफिया सिद्दीकी को उन इदारों ने वहीं पे कुछ टाइम इंटेरोगेट करने के बाद यूएस के हवाले कर दिया। अब 2003 से लेके 2008 तक यूएस के लोग, ऑफिशियल्स भी आफिया सिद्दीकी की अपने पास प्रेजेंस को और मौजूदगी को, कस्टडी को नहीं मानते। आफिया सिद्दीकी के मुताबिक जो उन्होंने कोर्ट के अंदर अपना बयान दिया कि उनको किसी खुफिया मुकाम पर रखा गया था। अब वहां से कुछ प्रिजनर्स रिहा होते हैं बलग्राम में से, जेल में से, और वो आते हैं और वो बताते हैं कि बलग्राम जेल के अंदर एक खातून थी जिसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया जाता था और उनकी आवाज़ें पूरी जेल के अंदर सुनाई देती थी और जिनका नंबर लिखा गया था कैदी 650। जब ये बात और उस कैदी की बुक सामने आती है तो वहां पर फिर यूएस की वो सहाफ़ी यॉन रेडले इस सारे केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती हैं और वो मालूम करने की कोशिश करती हैं कि क्या बलग्राम जेल में कोई खातून है, अगर वो खातून है तो क्या वो आफिया सिद्दीकी है। लेकिन यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से टोटली तौर पे डिनाइल कर दिया जाता है और उसके बाद भी कुछ गवाहियां आती हैं, जो लोग बलग्राम जेल से निकल के आते हैं वो बताते हैं कि वहां पे खातून है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। ये वाक़या चलते चलते जो सहाफ़ी होती हैं वो पाकिस्तान आती हैं और यहाँ पर आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ मिलकर 2008 के अंदर 7 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसके अंदर वो सवाल उठाती हैं कि बलग्राम जेल के अंदर कैदी 650 कौन है, अगर वो आफिया नहीं है तो फिर आफिया किधर है, बताया जाए, कौम को बताया जाए और पूरी दुनिया को बताया जाए। और उस टाइम पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी तंजीमें आफिया के लिए आवाज़ उठा रही होती हैं, पाकिस्तान के अंदर आवाज़ उठा रहे होते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट पे भी उसका बड़ा प्रेशर होता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर आपको बताएं कि 17 जुलाई को अफगानिस्तान के अंदर गजनी के अंदर एक वाक़या पेश आता है जहां पर एक खातून को बच्चे के साथ अरेस्ट किया जाता है एक गवर्नर के कंपाउंड के बाहर से। अफगानिस्तान पुलिस उनको अरेस्ट करती है और उन पे इल्ज़ाम ये लगता है कि उनके पास कुछ जो है वो केमिकल्स थे और बम बनाने के फार्मूले थे। वहीं पे यूएस के ऑफिशियल भी आ जाते हैं और यूएस मिलिटेंट्स के लोग आते हैं और उसके बाद आफिया सिद्दीकी को पुलिस स्टेशन में लेके जाया जाता है। यूएस के लोग बार बार इसरार कर रहे होते हैं कि इसको आप हमारे हवाले कर दें, जिसके अंदर जो गवर्नर उस्मान थे गजनी के, वो भी कहते हैं कि हम इसको हवाले नहीं कर सकते, आपने जो इंटेरोगेशन करनी है आप यहीं पे करें। और गवर्नर की तरफ से ये मैसेज आता है कि इसके अंदर हामिद करजई डायरेक्ट इन्वॉल्व है जो उस टाइम प्रेसिडेंट होते हैं अफगानिस्तान के, और उन्होंने कहा है कि यूएस के हवाले नहीं करना। उसके बाद फिर एक वाकया बनाया जाता है या वाकया होता है कि वहां पे आफिया सिद्दीकी पे जो सबसे मेन केस बनता है कि उन्होंने एक यूएस ऑफिशियल की गन को छीना और उनके ऊपर शूट किया और गोलियां चलाई और उसके नतीजे में वो आफिया सिद्दीकी पे गोलियां चलाते हैं और आफिया सिद्दीकी जो है वहां पे बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती हैं। और इस सारे टाइम के दौरान जो यूएस के लोग होते हैं वहां से आफिया सिद्दीकी को उठाते हैं और हॉस्पिटल में लेके जाने के बहाने वहां से निकल जाते हैं।
अफगानिस्तान पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं और वो कहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर मुलाकात होती है। 15 दिन बलग्राम के हॉस्पिटल में आफिया सिद्दीकी को रखा जाता है और उसके बाद वहाँ से लेके यूएस चले जाते हैं। आप इस सारे वाक़ये को समझने की कोशिश करें कि एक औरत जो 5 साल तक कहीं पे नहीं थी, किसी जगह पे उसका नाम नहीं था, 7 जुलाई को उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 17 जुलाई को वो अपीयर होती है एक बच्चे के साथ। इन सारी चीज़ों के साथ वो ज़ख्मी हालत में होती है, फिर गोलियां चलने का वाक़या होता है और फिर इसके बाद उसका इंसाफ अफगानिस्तान की ज़मीन पर नहीं होता, बल्कि उसको लेके यूएस जाया जाता है। आप सब बताएं, क्या ये इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इत्तेफाक से किया जा रहा था। उसके बाद जब आफिया सिद्दीकी को यूएस लेके जाया जाता है तो वहाँ पे उनका ट्रायल चलाने की कोशिश की जाती है और ट्रायल किया जाता है, और इसके ऊपर फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आफिया सिद्दीकी भी कोऑपरेट नहीं करती। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास वकील करने के आप कर सकती हैं, तो वो कहती है मैं वकील नहीं कर सकती। फिर उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील दिया जाता है, जिसके साथ आफिया सिद्दीकी ताउन करने से इनकार कर देती हैं, ये कहकर कि जब भी वकील अदालत मेरे से मिलने आते हैं जेल के अंदर तो मुझे बरहना करके मेरी तलाशी ली जाती है, जो मैं बार बार अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए वो वकील से मिलने से भी इनकार कर देती हैं, जिसकी वजह से उनका मुकदमा बार बार डिस्टर्ब होता है। फिर पाकिस्तान जो वहाँ पे कौंसलेट होता है उनकी तरफ से भी वकील प्रोवाइड किया जाता है, जिसके साथ भी ताउन करने से आफिया सिद्दीकी इनकार कर देती हैं। लॉन्ग स्टोरी कट इनटू शॉर्ट, जैसे कैसे करके भी उनके ऊपर ट्रायल चलाया जाता है। और आपको अगर यूएस के लॉ की नॉलेज हो तो वहाँ पे एक ज्यूरी होती है जो सिविलियंस पर मुश्तमिल होती है। वो देखते हैं, बैठते हैं, वो सुनते हैं और उसके बाद वो फैसला करते हैं कि ये कन्विक्टेड है या नहीं है, और मुलजिम को मुजरिम बनाने के लिए वो ज्यूरी का रोल होता है। और उसके बाद जो जज होता है वो सज़ा का तयन करता है कि कितनी सज़ा होनी चाहिए। तो उसके अंदर जिस दिन फैसला आना होता है वहाँ पर एक कोर्ट रूम के अंदर एक शख्स उठता है और वो ज्यूरी के कुछ लोगों पर जो है ना वो उंगली उठाता है और उन्हें थ्रेट करता है। उसके बाद उन ज्यूरी के लोगों को साइड लाइन कर दिया जाता है, जिसके ऊपर आफिया का स्टांस ये होता है कि ये लोग मेरे हक में बयान देने जा रहे थे और मेरे हक में जो है वो फैसला करने जा रहे थे, इसलिए इनको एक साजिश के तहत साइड पे कर दिया जाता है। और फिर अमेरिकन निज़ाम कानून और निज़ाम अदल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है कि वो फैसला जज खुद करता है। और एक शख्स, एक औरत जिसके शूट की गई गोली से कोई शख्स जख्मी तक नहीं हुआ, और उसको इवन उसके अंदर उसको उल्टा जख्मी कर दिया गया, गोलियां भी उसको लगी, उसके अंदर उस औरत को 86 साल की सजा सुना दी जाती है। यह है निज़ाम अदल, यह है सिलेक्टेड इंसाफ। इसके अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रवैये पर भी बहुत सवाल उठते हैं, उनकी कॉपरेशन पर बहुत सवाल उठते हैं। जब मीडिया प्रेशर होता है, जब आवाम का प्रेशर होता है, वो जाते तो हैं लेकिन उनकी तरफ से सिंसियर एफर्ट्स दिखाई नहीं जाती। ये हो नहीं सकता कि अफगानिस्तान के अंदर पेश होने वाले वाक़े का उठाकर जो है वो फैसला मुकदमा यूएस के अंदर लड़ा जाए, और वो जो अफगानिस्तान के अंदर भी वाक़या पेश हुआ उसका शहरी किसी और मुल्क का है। पाकिस्तान का शहरी अफगानिस्तान से गिरफ्तार होता है, यूएस के अंदर उसका मुकदमा लड़ा जाता है। ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। यही पाकिस्तान के अंदर एक यूएस का शहरी आता है, रेमंड डेविस, वो 3 लोगों को दिन दहाड़ कत्ल करता है, और कत्ल करने के बाद वो छूट कर पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। ये है हमारे मुल्क का कानून, ये है यहाँ का निज़ाम अदल और यहाँ के हुक्मरानों की और हमारे इदारों की गैरत कि आप अपनी एक बेटी को वापस नहीं ला सकते, और यहाँ पर उसके बाद भी आपके लोग आते हैं, यूएस रेजिडेंट्स आते हैं, आपके लोगों को शूट करते हैं और चले जाते हैं, और उनको आप यहाँ पे नहीं रोक पाते। यूएस कॉन्सुलेट की अगर हम बात करें कि वो जंग लड़ने चली गई थी वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, तो मुझे ये बताइए कि कौन औरत होगी वो जो अपने 3 बच्चों को लेकर जंग पे चली जाएगी और अफगानिस्तान जैसे इलाके के अंदर चली जाएगी। 3 बच्चे उसी दिन डिसअपीयर हुए जिस दिन आफिया सिद्दीकी डिसअपीयर हुई, और उनमें से अब तक करते कराते बड़ी मुश्किल से 2 बच्चे वापस आए हैं, और एक बेटे का, सुलेमान का, आज तक नहीं पता कि वो कहाँ है, वो किधर है, और उसकी आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो कि आफिया सिद्दीकी की बहन है, उनकी हिम्मत और जुर्रत को सलाम कि वो आज तक आवाज़ें उठा रही हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग, हमारे वो सो गए हैं और वो उन्होंने इन सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लिया है। हमारे सियासतदानों की गैरत न जाने कहाँ गई कि जब उनकी बेटी इस तरीके से एक नाजायज़ मुकदमे के अंदर, जो उनका मुकदमा सही तरीके से सुना भी नहीं गया, उसको भी वापस ला नहीं पा रहे।
दोनों साइड्स की स्टोरी मैंने आपके सामने रखी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हैं। डिसीजन आपने करना है कि क्या आफिया सिद्दीकी जंग लड़ने गई थी या आफिया सिद्दीकी को यहाँ से उठाया गया, हमारे लोगों ने उठाया और फिर उठाकर जो है वो अमेरिकन के हवाले कर दिया और फिर उन्होंने बलग्राम जेल में कैदी 650 के नाम से आफिया सिद्दीकी को रखा और उसके बाद उस पर जुल्म किए। और उसके साथ साथ अगर देखें 9/11 के वाक़े के बाद, मुशर्रफ गवर्नमेंट के बाद जब यूएस के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू किया जाता है, तो ये तारीख तो मिलती है जिसका मुशर्रफ ने अपनी किताब में भी जिक्र किया और इमरान खान भी बार बार जिक्र करते हैं कि हमारे लोगों को खुद पकड़ पकड़ के दिया जाता था, यूएस के लोगों के हवाले किया जाता था और हम खुद उनको कहते थे इसको भी पकड़ो उसको भी पकड़ो। हम इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करते थे, हम लोगों को पकड़ के भी उनको देते थे। आफिया सिद्दीकी का जिक्र किसी ने नहीं किया अपनी किताब के अंदर, मुशर्रफ ने भी नहीं किया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और इसके साथ ही अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और हमें कमेंट्स के अंदर अपनी फीडबैक जरूर शेयर करिए कि हम आने वाले दिनों के अंदर अपने कंटेंट को मजीद इंप्रूव कैसे करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।